न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान में रोज़ की तरह सनसनीखेज़ खबरों की तवील फहरिस्त हमारे सामने है, लेकिन न्यूज़ इनसाइट का आगाज़ हम आज सीनियर सियासतदान और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, जिसमें उन्होंने नहायत दर्दमंदी और तदब्बुर के साथ पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की मंजरकशी की है और ये भी कहा है कि अगर इन संगीन चैलेंजेस को आइन और कानून के मुताबिक हल नहीं किया गया तो मुल्क का जो सियासी बहरान है वो संगीन से संगीन तर हो जाएगा। कोयटा प्रेस क्लब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को रिहा करने से आसमान नहीं गिरेगा। बकौल अचकज़ई साहब के इमरान खान को अच्छा समझें या बुरा, उन्हें करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। उन्होंने डी चौक पर होने वाली मुबैना हलाकतों की अदालती इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। अचकज़ई साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी वोट खरीदने के लिए रुपए हैं मगर गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जी तमाम सियासी जमातें बैठें और 3-4 माह में नए इंतखाबात कराए जाएँ। 8 फरवरी के इंतखाबात तमाम पाकिस्तान की शहरी हर पार्टी के लोग जानते हैं। जिस अंदाज में वो इंतखाबात हुए, पाकिस्तानी करोड़ों अवाम के मैंडेट को छीना गया। इमरान खान जमहूरी तौर पे इलेक्शन जीत चुका है, वो कातिल नहीं है, डाकू नहीं है, फलाना नहीं है, जो भी जराइम है वो काबिल ज़मानत है, उनको रिहा कर दो। अचकज़ई साहब की बहुत सी बातों से खिलाफ की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन बतौर सीनियर सियासतदान इनकी नसीहत के कानून और आइन की हुक्मरानी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, काबिल गौर भी है और काबिल अमल भी। शहबाज हुकूमत को ये बात समझनी होगी कि बयानिए की लड़ाई में जहाँ मुल्क के अंदर बहुत से पाकिस्तानी खुसूसन नौजवान इस हुकूमत पर इतमाद नहीं करते, वहीं बैरूनी दुनिया में भी हुकूमत को बढ़ती तनकीद का सामना है, चाहे अमरीका हो, बरतानिया हो या यूरोपियन यूनियन। शहबाज हुकूमत के कई इक़दामात खुसूसन इख्तलाफ राय को कुचलने की जो कोशिशें हैं वो तमाम शदीद तनकीद की जद में हैं। आज यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में सफ़ीर ने एक्स पर पोस्ट में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी पर सवाल उठाया और कहा कि जी मालूमात ढूंढना, हासिल करना और उन्हें फैलाना जो है सहाफ़ियों का हक़ है। सहाफ़ती तंजीमों के बकौल मतीउल्लाह जान पर दर्ज FIR जो है मज़ाक़ा खेज़ है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने पुलिस नाके पर रोके जाने के बाद वहाँ लगी रुकावट को गाड़ी से टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस एहलकार जो है ज़ख्मी हो गया। FIR में ये भी दर्ज है कि जी नशे की हालत में मतीउल्लाह ने गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकार से असला छीना और उसे मारा पीटा। अब इस तरह के इल्ज़ामात पर कोई कहे तो क्या कहे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत जो है बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को बज़ोर ताकत ख़त्म कराने की जो है वो खुशियाँ मना रही है और इसे अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़ाक़ी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि जी फसादी जो है हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह फसाद का खात्मा कर दिया गया। लश्कर कशी से निपटने के लिए बकौल उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब के सिपहसालार साहब ने जो है भरपूर ताउन जो है वो फराहम किया। जो इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था, बहुत ऐसे तरीके से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने मिलकर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर उसका ख़ात्मा किया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी हमें भरपूर मावनत रही। जो हमारे सिपह सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी ये भी और माजी में भी और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। वैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान जो है बड़ा माना खेज़ है। पुलिस और रेंजर्स दोनों सिविलियन अथॉरिटीज़ के मातहत हैं और उन्होंने ही मुजाहिरीन के खिलाफ ये मुतनाज़ा ऑपरेशन किया। फ़ौजी सरबराह के सर पर एक सियासी एहतजाज से निमटने का सेहरा बांधना जो है फ़ौज को बिला वजह सियासी मामलात में घसीटने और उसे मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। इस मामले पर सिविलियन क़यादत को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि जी फायरिंग करके उसके कई कारकुनों को जो है मुबैना तौर पर हलाक किया गया। इन इल्ज़ामात की जो बाज़गश्त है सिर्फ समाजी मीडिया पर ही नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया में भी है। शहबाज हुकूमत को इस अच्छे या बुरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपने सर लेनी चाहिए और फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखना चाहिए। पाक फ़ौज जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की फ़ौज है। असूली तौर पर फ़ौज न किसी सियासी जमात के हक़ में है और न उसके ख़िलाफ़ है, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम सियासी जमातें शामिल हैं। वैसे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हतमी एहतजाज की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी पर ख़ुद उसकी अपनी सफ़ों में से बहुत ज़्यादा तनकीद सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ शौकत यूसुफ़ज़ई ने तनकीद का अलम उठाया तो आज MNA शाहिद खटक ने एक्स पर अपनी तवील पोस्ट में कहा कि जी हमारी क़यादत ने TV शोज़ और वीडियो पैगामात में कौम से वादा किया था कि अपने काफ़िले लाएंगे और लीड करेंगे, लेकिन काफ़िले तो दूर की बात खुद वो भी नज़र नहीं आए, ख़ास तौर पर पंजाब की क़यादत। अच्छा, इस पस मंज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब का जो है इस्तीफ़ा सामने आता है। उनके अलावा पॉलिटिकल और कोर कमेटी के जो रुकन है हामिद रज़ा साहब का, उनका भी इस्तीफ़ा जो है वो सामने आता है।
फिर ये खबरें उड़ी कि जी इमरान खान साहब ने असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन और अली मोहम्मद खान को जनरल सेक्रेटरी जो है नामजद कर दिया है, जिसकी बाद में तरदीद भी आ गई। लेकिन ये जो धुआं है बिला वजह नहीं उठ रहा, कहीं ना कहीं आग लगी है। पीटीआई क़यादत में ज़राए के मुताबिक तब्दीलियाँ जो हैं नागुज़ीर हैं। अच्छा, जैसे हमें नज़र आ रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं, उस इख्तलाफात की एक बड़ी वजह ज़राए के मुताबिक, जो कि मैंने खुद कन्फर्म की उनके एक दो लोगों से बात करके, कि जो बुशरा बीबी साहिबा ने कुछ लबो लहजा जो इख्तियार किया, उसमें बकौल उनके कुछ ज़रा सा रौनक थी, सख्ती थी, और वो ज़ाहिर है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका एक हमेशा से एक स्टांस रहा है कि जी हमें मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ जो है खड़ा होना है, वो लोगों को हज़म नहीं हुआ। तो उसकी वजह से भी एक रद्दअमल जो है सामने आया, और लोग इस बात पर भी तनकीद करें कि जी ये जो फैसला था डी चौक तक आने का, ये बुशरा बीबी साहिबा की ज़िद थी, वरना अगर वो पहले रुक जाते, जिसकी इमरान खान साहब इजाज़त दे चुके थे, तो मामला जो है इतना गंभीर ना होता, और वहाँ पर बैठ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना मजमा लगा सकती थी, मज़ीद लोग आ सकते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर उठते। तो तमाम बातें जो हमारे सामने आ रही हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नर राज की खबरें भी हैं ज़राए के हवाले से। इन तमाम बातों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदा मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हम ये देख रहे हैं कि आज जो है पीटीआई के अंदर जो है वहाँ से तनकीद की आवाज़ें आ रही हैं। कल भी एक आपके रहनुमा थे, उन्होंने आके आज न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जी क्या क्या कमज़ोरियाँ थी मार्च में। आज फिर मैं देख रहा था एक्स पे, शाहिद खट्टक साहब आपके MNA हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब हमारी क़यादत ने काफ़िले लाने का ऐलान किया लेकिन ना ला सकी। पंजाब की वो तरफ इशारा कर रहे थे, और बकौल उनके कि सियासी कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं था। कुछ बताइएगा इस पूरी सूरत हाल पर। देखें, ये तो खैर एक सानवी बातें हो गई, लेकिन मेरे ख्याल में आज तो बहुत ही एक अफसोसनाक दिन है। मुझे तो ऐसे लगा कल जैसे कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, और ये तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी जो है पुलिस और रेंजर्स तो लग ही नहीं रहे थे। जिस तरीके से बत्तियां बंद करके रात के शब खून मारा गया है, जिस तरीके से फिसाइयत की इंतहा कर दी गई है, जिस तरीके से आंसू गैस फेंक कर जो है पूरे से आप बादल करके और फिर सीधी गोलियां मार के और सैकड़ों बंदों को ये शहीद किया गया है, और 1900 के करीब गोलियां लोगों को लगी हुई हैं जिस तरीके से। और बाद में उनकी गाड़ियां सारी जो है, जो बेचारे मरने वाले गाड़ियां, जाहिर है वो गाड़ियां कहाँ से लेके जा सकते थे, और वो किया गया। और जिस तरीके से बाद में उनकी मोटरसाइकिल और सब कुछ साफ़ करके, और आज माशाल्लाह पवित्र साफ़ कर दिया है। ऐसे लगता था जैसे यहाँ सहूनी कुव्वतें आई हैं, इसराइल ने हमास पे हमला किया है और उड़ा के जो है परे मार के जो है कब्जा कर लिया है। अरे बाबा, ये वो आपका दर्द अपनी जगह, ये सबसे स्याह तरीन दिन है। जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ आपका दर्द अपनी जगह, लेकिन हमने कल के प्रोग्राम में भी इस पे बात की थी कि ये जो मुबैना हलाकतें या बकौल आपके जाबाहक लोग हुए उसके ऊपर बात की थी, हमने बड़ी तफसील से की थी। आप यकीनन आज भी प्रोग्राम में मेरा इरादा है करने का, लेकिन मैंने कहा बात उससे शुरू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और उसमें बड़ी ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन की। वहाँ पे हमने देखा कि कारकुनों में जज्बा भी था, एक कसीर तादाद निकली भी, लेकिन कहते हैं ना कि जो उसको कहते हैं पूरे प्रोग्राम को मैनेज सही तरह से नहीं कर सके। अब जाहिर है कि जब आप किसी सियासी अमल में जाते हैं तो आपको रद्द अमल का भी एक एंटिसिपेट करते हैं कि हुकूमत क्या क्या कर सकती है। तो रूल आउट तो नहीं किया जा सकता था कि स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हुकूमत ने पहले भी इस्तेमाल किए, तो ये तमाम चीज़ें सोचनी तो थी ना पहले। तो ज़रा सा आप लोगों को अपने आप से भी सवाल तो करना चाहिए। जी नहीं, देखिए क्या मेरा मतलब, मुझे समझ नहीं आया आप क्या समझते हैं कि हम ये तवक्को करते हैं कि ये जो है इस तरीके से जो है गोलियां मारेंगे सीधी? हम ये तवक्को करते हैं कि ये हमारे पुरअमन एहतजाज को जो है आइन की धज्जियां उड़ाते हुए ये हवा में बखेर देंगे? हम ये तवक्को करते कि ये सारे एजेंसीज जो है, पुलिस है, रेंजर्स है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये हुकूमत है, ये सारे CTD हर चीज़ जो है पाकिस्तान सारे की जो है यहाँ फोर्स लाकर और फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया जाएगा और इस तरीके कंटेनर को जला दिया जाएगा और इस तरह लोगों की लाशें जो है गायब कर दी जाएंगी। आज भी पॉली क्लिनिक के बाहर जो है जुलूस निकला हुआ है कि हमारी लाशें तो कम से कम वापस करो, पिम्स के बाहर और पॉली क्लिनिक के बाहर। और जो आपका सहाफ़ी जो है ईमानदारी से वो रिपोर्टिंग करता है, मतीउल्लाह जान, उस पर चर्च का मुकदमा डाल के और उसको जो है जुडिशियल रिमांड, उसका फिजिकल रिमांड खैर से बागैरत हमारी अदलिया ने दे दिया है उसको। जब आप इस तरह के फिसाइयत करेंगे तो मुझे बताएं कि कौन दुनिया का बंदा जो है इसको तसव्वुर कर सकता है कि हम आईनी रियासत हैं
और हमारा एक इमरानी मुआहदा है कि इस तरीके से हदूद और क़यूद के अंदर सभी इदारों ने काम करना है। और अगर इस तरह से आपने जो है करना है, अगर आप बुरा ना माने, क्या प्लानिंग हो सकती है? मैं कह रहा हूँ अगर आप बुरा ना माने, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। देखिए, पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं कि इतनी शहादतें हुई बकौल आपके, आप एक फिगर दे रहे हैं, आपके कोई और रहनुमा कोई और। कल रऊफ हसन साहब मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी हम कंपाइल कर रहे हैं और हम दोबारा से ऑफिशियली देंगे कि क्या है। तो चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। फिर दूसरी बात ये, पाकिस्तान की तारीख में मैंने भी 30 बरस रिपोर्टिंग की, ये तो कभी नहीं हुआ था कि जी लाशें गायब हो जाएं। हमने कराची में बड़ा देखा, मार्के देखे, लड़ाइयाँ देखी, कत्लो गारत गरी देखी। तो ये जो इल्ज़ाम है कि जनाब लाशें गायब हो गई, ये ज़रा सा बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी मुश्किल है हज़म करना। जी अभी आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, अभी कैमरेमैन ले आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। पॉली क्लिनिक के सामने लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, मेरे इलाके से लोग आए हुए हैं। वो कहते हैं कल हमने अपनी आंखों से लाशें देखी हैं, लाश देखी है, गोली लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी हम ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। आज गए हैं तो वो कहते हैं कौन सी लाश और कौन सा जो है आपका जो है, यहाँ तो ना कोई लाश है, ना कोई बंदूक है, ना कोई गोली है, ना कोई कुछ है। अब इस तरह से रियासती जब जबर किया जाएगा और फिर इस तरह से, तो आप क्या समझते हैं हमें कहते हैं सबूत दें। ओ भाई, आपने तो शबखून इस तरीके से मारा लोगों को, तो कैमरे तो एक तरफ रहे, लोगों की चीखें निकल के जिस तरीके से आपने भगाया लोगों को और भगौड़ों भागते हुए लोगों को गोलियां मारी हैं, उस तरीके से कौन आपके खिलाफ सबूत लेके आएगा? अस्पताल वाले लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भिजवा देता हूं अभी कहें तो। और आपकी क्या इस वक्त पॉली क्लिनिक भी मुकर्रर है, पिम्स भी मुकर्रर है, दोनों मुकर्रर हैं कि कौन सी लाश। क्या आपके पास क्या आदाद शुमार हैं? आप क्या कहते हैं, कितने आप वो कर रहे हैं, कितनी हलाकत हुई बकौल? मैंने तो जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जनरल ने जो 278 शहीद और 1900 गोलियां बुलेट रिडन हमारे इंजर्ड जो है, मैंने तो वो जो केपीके के एडवोकेट जनरल ने दिया, एडवोकेट जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो मैंने तो उसके फिगर्स को कोट किया है। और मेरे पास जो आई हुई हैं वो तो 6 लाशें तो जो है केपीके वाले ले गए। मेरे जो इलाके से जो लाशें हैं वो कल तो इन्होंने तस्दीक की, 32 एक थे और 22 एक थे। वो अब कहते हैं गायब है। वो कहते हैं कि जी कौन सी लाश और कौन सा जख्मी। आप अभी आ जाओ तो मैं कैमरामैन आपके ये बताइए वो आकाश कराची से फौरन करेंगे कि हमने लाश कल खुद देखी है और आज वो मुकर्रर हैं। अरे मुझे ये बताइए कि किसको आप क्या समझते हैं जो हाई हैंडेड टैक्टिक्स हुई, जो इस्तेमाल हुई, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से इसमें ये बकौल आपके के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका कसूर है? क्या किस तरह से देख रहे हैं उसको आप? और कोई इसके ऊपर आप कोई FIR कराएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूं और उस 4 रुकनी या 5 रुकनी कमेटी जो बनी हुई है उसका मैं हिस्सा हूं। हम कंपाइल बिल्कुल कर रहे हैं, सब तरीके से लेंगे। हम उनके नाम भी लिखेंगे। वजीर आला KPK ने ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया जो है उनके हर मकतूल के वरसा को देना जो है उन्होंने ऐलान किया है। इंशाअल्लाह हमसे जो हो पाएगा ज़ख्मियों के इलाज के लिए भी और जो शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन को भी जो मुआवजा देंगे। मगर एक बात बताओ, क्या ये हम मुल्क रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, या 1971 से भी बुरा हम हशर करना चाहते हैं? KPK के आपने वजीर आला का कल रात को जो बयानिया सुन ही लिया ना, उन्होंने कहा जूतियां भी हम नहीं आपको संभालने देंगे अगर आपने इस तरह की हरकत की। और ये कहते हैं कि जी वफाक कर चढ़ाई कर दी। ओ भाई, वफाक 4 सूबों की इकाइयों का साझी मिल्कियत है। जब पंजाब का भी उतना ही हक है इस पर, इस्लामाबाद पर, जितना KPK का हक है, जितना सिंध का हक है, जितना बलोचिस्तान का हक है। फिर ये क्यों कहते हैं चढ़ाई कर दी? अरे भाई, अगर अंधी हो गई है, गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, फॉर्म 47 की एक नाजायज हुकूमत है, एक काबिज और गासिब है, तो उनके ऊपर आपने एहतजाज करने के लिए, यहाँ एहतजाज आपका आईनी और कानूनी हक है। पुरअमन एहतजाज के लिए ही हम आ रहे थे। और इस तरह से आप सलूक करते हैं, अपने मुल्क के लोगों के साथ इस तरह सलूक करते हैं। अच्छा, पॉइंट वेल टेकन। ये इसके ऊपर बात होगी। मैं एक और इशू पे आपके पास आना चाहूंगा। खोसा साहब, मुसलसल खबरें आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी कि आपके कई रहनुमाओं ने, सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया, 1-2 के और नाम आ रहे हैं। और अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि जी अली मोहम्मद खान को जो है सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और असद कैसर साहब को चेयरमैन। तो ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि जी जिस तरह से आप लोगों ने मनसूबाबंदी की थी इस पूरे एहतजाज की,
वो हस्ब तवक्को नहीं रहा, इसीलिए जो इस्तीफे भी आए और इसीलिए जो है क़यादत में भी तब्दीली हुई। देखें, एक बात तो ये है कि सिर्फ इमरान खान साहब ही ये कर सकते हैं जो आप तब्दीलियों का, ये आपके चैनल्स ही के तवस्सुत से अलबत्ता राजा सलमान अकरम साहब का जो है मैंने देखा है, और उसमें ये है कि उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात के पेश नज़र दिया है। वो ज़ाती वजूहात तो खैर ऐसी होती हैं, लेकिन जाहिर है उन पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने क्यों कर जो है वो फ़ाल किरदार अदा नहीं किया है। देखें, मुझे समझ नहीं आती है कि इस फिस्तायत में आप जो मर्जी कर लेते, जब आपकी किसी की जो है इज्जत महफूज नहीं है, कोई भी किसी की जान और माल महफूज नहीं है, जब फिस्तायत की इंतहा पर जो है ये मुक्तदर हल्के चले जाते हैं, तो फिर उसका मुझे बताएं कि कोई क्या कर सकता है। टक्कर मारो आप लोहे की दीवार के साथ। आपने रियासत के साथ वफा नहीं की है। 1971 में आपने मैंडेट मानने से इनकार कर दिया, मुल्क को भाड़ में जाए आपने दोलख्त कर दिया। अब आप चाहते हैं कि यही बनाना रिपब्लिक के तौर पर ये 4 इकाइयों में तकसीम करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि छोटी छोटी रियासतें बने, जिस तरह गल्फ स्टेट बनी है या रशियन जो है वो स्टेट्स बनी है जब USSR टूटा है। तो आप ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे अपने नहीं, वो तो आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इसी किस्म की बातें की कि जनाब रियासत को सोचना होगा, अपने जो है तज़ादात को हल करना होगा, ख़त्म करना होगा। अच्छा, मैं फिर वो जो आपकी तंजीम के मामलात की तरफ अगर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँ, ये जो बात आई है कि इमरान खान ही को कोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने इस बात का मतलब इजाज़त दे दी, हुक्म दे दिया कि चेंजेस लाए जाएँ। आपके ख्याल में इन चेंजेस के बाद, इन तब्दीलियों के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टी की उसके ऊपर, स्ट्रेटजी पे, हिकमत अमली पे? देखें, आप भी मौजूद थे, आपके कैमरे भी मौजूद थे। इससे बड़ा मैंने आज तक इस जो है इकट्ठ इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखा है। क्या लोगों के जोश और जज्बे में कोई कमी थी? क्या लोगों की जो है यहाँ आमद में कोई कमी थी? क्या क्राउड जो है वो कम था? क्या हम लोग इनकी तमाम तर जबिल्लत के बावजूद के ये जो है मोहसिन नकवी रोज़ आकर कहता था, और IG आपका इस्लामाबाद रोज़ कहता था, और आपका जो है ये अता तारर रोज़ कहता था कि कोई आके तो दिखाए, ये जो है डी चौक पर हम जो आएगा फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे और किसी को आने नहीं देंगे, और वगैरह वगैरह धमकियाँ देते हुए हफ्ता हमारे कान पक गए हैं सुनते सुनते। क्या हम डी चौक पर नहीं आए? अच्छा, अब ये अब आइंदा की क्या हिकमत अमली है? अब आगे कंटेनर्स के नहीं लगाए हुए थे। ये आज तक इस तरह से कंटेनरिस्तान आपने देखा है इस्लामाबाद में कि 3 टियर्स लगे हुए थे, एक कंटेनर, उसके ऊपर कंटेनर, उसके ऊपर कंटेनर, फिर भी लोग जो है जम्मे गफीर था, ऐसा बड़ा क्राउड कभी नहीं आया। और आप इससे ज्यादा क्या तवक्को करते हैं? लोगों का जरा जज्बा तो देखते, गम गुस्सा तो देखते, गैज़ो गज़ब तो देखते। मैं कहता हूं कि ये सारे मिलकर ये सारी जमातें हुकूमती सारी मशीनरी इस्तेमाल करके भी अगर इसका अशरे अशीर भी कर जाए ना, नहीं, तो आपके कारकुनों के जोश जज्बे पे कोई वो बात नहीं, सवालिया निशान उठा रहा। अब लेकिन सवाल कि आइंदा क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की? अब क्या मजीद एहतजाज करेंगे, इसी तरह के एहतजाज करेंगे, या कोई और उसमें तब्दीली लाएंगे उसके अपने तरीक़ेकार में? किसने कहा है? हमारा तो एहतजाज जारी और सारी है यार। तहरीकें इस एक फिक्र होती है, एक सोच होता है, उसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ना मिसमार कर सकते हैं। एक लोगों के जहनों में रच बस गई है कि ये चोर, डाकू, लुटेरे, गासिब पाकिस्तान पर कब्जा किए हुए हैं। आपका ख्याल है लोग इस बात को फरामोश कर देंगे, भूल जाएंगे? आपका क्या ख्याल है फॉर्म 47 की पैदावार वाली हुकूमत जो 17 सीटें सिर्फ जीती है, 17 सीटें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और 180 सीटें जीतने वाला वो जेल में है? आपका क्या ख्याल है ये फ्रॉड पच जाएगा? लोगों के जहनों से ये उतर जाएगा, मिसमार हो जाएगा? अरे बाबा, ये नहीं उतरेगा। हम तहरीक की शक्ल में हैं और तहरीक ये जारी और सारी है। अब आप इसको धरने की शक्ल देते हैं या तहरीक की शक्ल देते हैं, इस तरह रियासत नहीं चला करती है, ना मुल्क चला करते हैं। एक और चीज पे आप कमेंट कर दें। ज़राए से खबरें चल रही हैं कि जी काबीना के इजलास में अक्सरियत ने ये राय दी कि जी KP की जो असेंबली है उसको मतलब है वो कर दें और वहाँ पे गवर्नर राज लगा दें। क्या इस पे आप क्या कहेंगे? फिर हम देखते हैं ये शौक भी पूरा कर। अरे बाबा, ये शौक पूरा कर लें। पहले भी पाकिस्तान तोड़ा था हमने 1971 में, जिसने 162 सीटें ली थी, हमने उसको नहीं दिया था इक़्तिदार।
हमने 80 सीटें वालों को दे दिया था, उससे आधे वाले को, और उनको जो है यही गद्दारी का फतवा देकर हमने मुल्क तोड़ दिया था। अब भी अगर शौक पूरा कर लें। मेरा सवाल ये था कि आइन के लिहाज से उसका क्या तरीक़ेकार क्या होगा? अगर हुकूमत ऐसा करती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, और फिर कब इलेक्शन कराने पड़ेंगे इन्हें? अरे बाबा, इमरजेंसी लगाएंगे, 232 की गवर्नर राज लगाएंगे, असेंबली तोड़ेंगे, तो फिर री इलेक्शंस करवाएंगे। अगर असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर ही की मशावरत पर टूट सकती है ना, असेंबली तो नहीं टूट सकती है। इमरजेंसी लगाएंगे या गवर्नर राज लगाएंगे तो वो भी शौक पूरा कर लें। अगर इनको चाहिए कि ये जो है वाकई हमला हो वफाक पर, तो फिर ये हरकत करेंगे, क्योंकि पश्तून जो है वो बाहर कैफ जो है हर एक के। मैं आखिरी बात करूंगा कि हुकूमत मुज़ाकरात पे तैयार नहीं है, आप लोग भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं, तो मामला सुलझेगा तो कैसे सुलझेगा? यहाँ पे गुफ्तशनीद के दरवाजे बंद हो गए, एक दूसरे पर बर्दाश्त कोई नहीं कर रहा। वे फॉरवर्ड क्या है आपके नजदीक? किस हुकूमत की बात करते हो? हुकूमत तो है ही नहीं। अरे बाबा, इन्होंने जो है जेट भेजा, जेट पर हमारा जो है बैरिस्टर सैफ को लाया गया यहाँ, और फिर उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर साथ जाता है, अडयाला जेल खोली जाती है सुबह 8 बजे, और फिर 2 घंटे पार्लेज होते हैं, और पार्लेज पे ये कहते हैं हम छोड़ते हैं इमरान खान को, बाकी चीज़ें टेबल पर बैठते हैं। लेकिन हफ्ते के बाद हमने फ़र्क ये था कि हम कहते थे आज करें, किस लिए हफ्ते या 10 दिनों के बाद? ये तो लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप का जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये तो करने को अगर 8-10 दिन के बाद छोड़ रहे थे, मैं अर्ज करूं कि 8-10 दिन के बाद अगर हुकूमत ने वादा किया था छोड़ने का, तो ये तो निगोशिएट कर सकते थे ना आप लोग के जी, बनी गाला उनको शिफ्ट कर दें, अस्पताल में रख दें, मतलब है एक वे फॉरवर्ड तो निकल रहा था। तो ये यहाँ पे जो आप लोग क्लोजर नहीं ला सके उन्होंने गुफ्तगू का, तो ये तो फिर जो तनकीद हो रही है आपकी क़यादत पर, मतलब है लीडरशिप पे, तो दुरुस्त हो रही है। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, ये आप सरेंडर कर करके आपने जो है इसको, ये पुलिस स्टेट से आपने गैरिजन स्टेट बना दिया। यही कॉम्प्रोमाइजेस करते करते, यही जो है आपने यील्ड करते करते, सरेंडर करते करते, एक दफा एक मर्द आहन तो है ना, कम से कम डटा हुआ है कि नहीं, अवाम को आज़ादी दिला के हकीकी रहूंगा और आइन पर अमलदारी यकीनी बनाऊंगा। मुझे जो है शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़िर साहब की बात सुनी, गुफ्तगू सुनी। जो असल मसला है वो ये कि जनाब यहाँ पर कोई लचक दिखाने के लिए फ़रीक तैयार नहीं हो रहा है। हुकूमत की ये पोजीशन है कि जी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और आपने लबो लहजा देख लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अगर जमहूरियत है इस मुल्क में, जैसी भी सही, उसमें अगर इत्तेदाल नहीं है, गुफ्तगू नहीं है, तो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पर आती है, उन पर आती है कि जिनके पास इख्तियार है और इक़्तिदार है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो इसी इशू पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की, कुछ कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने कथा सुनी दुख भरी। हमारे साथ अब ज़रा एक और बड़े अहम मौजू पे बात करते हैं। सवाल ये है कि जनाब, जब तहरीक इंसाफ का मान लिया कि उनका जो एहतजाज था तितर बितर हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुकूमत के हाथ जो है मजबूत हुए? क्या पाकिस्तान का जो जारी सारी सियासी बुहरान है उसका खात्मा हो गया? हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ एक मारूफ तज़कियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब अपना कीमती वक्त देने का। मान लेते हैं कि जी मार्च बिल्कुल नाकाम हो गया, इसके बाद की आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और हुकूमत अब चैन से हुकूमत कर सकेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखें जी, एक तो आसान सी इक्वेशन है जी कि अगर तहरीक इंसाफ की कोई कॉल जो है वो नाकाम रहती है तो लामहला उसका जो है फ़ायदा हुकूमत को पहुँचना है। और हुकूमत से कोई गलती हो जाती है या हुकूमत किसी मिशन में नाकाम हो जाती है या तहरीक इंसाफ को रोकने में नाकाम रहती, तो ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुँचना था। लेकिन सूरत हाल ये है कि जी ये जो इस तरह की सूरत हाल है वो असल का मसला ये है कि क्या हमारा जो एक सियासी बुहरान है मुल्क में वो इसे हल होगा? मेरे नज़दीक सियासी बुहरान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी अगर हुकूमत ने कोई गलतियाँ की तो उसका फिर फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी शिकस्त व रेख और एक जो अफराद तफरीक और क़यादत के अंदर एक बाहमी झगड़े वो इतनी संगीन नौइयत के हैं
कि मुझे लगता ही है कि तहरीक इंसाफ को तो सिर्फ अपने आप को संभालने में अब कुछ अरसा ही लगेगा या वक्त लगेगा। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि बिल्कुल खबरें आ रही हैं कि इस्तीफे भी आए हैं। ये भी खबर आई है कि जनाब अब क़यादत में तब्दीली आ गई है, असद कैसर साहब को जिम्मेदारी दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक एहतजाज की जो एक कहते हैं कि मनसूबाबंदी में कमज़ोरियाँ कोताहियाँ तो रहीं, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आऊँगा कि PTI बेशक मुश्किल में, हुकूमत मुश्किल में, लेकिन जो अमूमी रियासत के अंदर जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ बुरानों का हम लोग शिकार हैं, वो तो हल नहीं होते हुए नजर आ रहे। देखिए जी, हुकूमत की लेजिटिमेसी पे जो बंदे इतराज़ करने वाले हैं वो तो इस वक्त एक अपने अंदरूनी बहरान का शिकार है। वो सियासी जमात तो इस वक्त खुद जो है वो लड़खड़ाहट का शिकार है। उसको सबसे पहले अपने सबको इकट्ठा करना है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को हर लॉन्ग मार्च ने, हर बहरान ने, हर धरने ने बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन ये जो फाइनल कॉल थी इसके कुछ डायनामिक्स ऐसे थे कि इसने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। और दूसरी बात यह है कि जो लेजिटिमेसी इलेक्शन की तो 2018 की भी नहीं थी। ये तो हाइब्रिड सिस्टम जो 25 जुलाई 2018 को इंट्रोड्यूस कराया गया है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब 2024 के इलेक्शन में उसकी इंटेंसिटी डबल हो गई है। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम तो 2018 से हम इससे नबुर्द आजमा हैं, पूरी कौम इसको देख रही है और हम इसको भुगत रहे हैं, और ये अभी तक वो चल रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा संगीन हो गया है। तो मुझे लगता है यह जी कि हुकूमत को तो मेरा ख्याल है कि बाकी है, आज स्टॉक मार्केट ने हुकूमत को बिल्कुल सातवें आसमान पर उठा दिया। ये कोई आम वाक़या नहीं है। कुछ भी कह लें, 1 लाख की फिगर जो हिंसा है वो क्रॉस कर जाना स्टॉक मार्केट का, एक पाकिस्तान के तनाजुर में अनहोनी बात है, जो कि 2 साल पहले 40 लाख या 42 लाख था, 40,000 या 42,000 था। आज वो 1 लाख क्रॉस कर गया। तो मुझे लगता है कि इस एंगल पे, इन्वेस्टमेंट्स के एंगल पे जो है एक्सपोर्ट में थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, तो इससे तो हुकूमत को जो है टैक्स कलेक्शन बहरहाल पहले से बहुत बेहतर है। आपने बड़ा एग्रेसिव एक हदफ दिए हुए 13 बिलियन रुपए, 13 ट्रिलियन रुपए का। तो ये कोई आम मतलब ये गैर मामूली एक मईशत में स्टेबिलिटी के, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस वो इशारे नजर आ रहे थे आपने, बड़ी असर पड़ेगा। और दूसरा सियासी तौर पे बस आमिर साहब एक बात ऐड कर दूं, सियासी तौर पे वैसे ही रावी ने उनके लिए चैन लिखना है, क्योंकि असल में सियासी तौर पे जो उनका सुकून जैसे छीना हुआ था या जो दबाव था या प्रेशर था वो तो इमरान खान साहब का था। अगर इमरान खान साहब भी सियासत के अंदर दमखम ना रहा तो जाहिर है कि उनको फिर उधर से ये भी आसूदी आ जाएगी सियासी मुआवजे। अच्छा, आपने नियाज़ी साहब एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि नाकाबिल तलाफी नुकसान इस आखिरी पहुँचाया है, उसकी एक तो ज़रा सी वजाहत कर दें, और हमें यह भी बताएं कि क्या मनसूबाबंदी में कहाँ गलती हुई PTI को आपके नज़दीक, क्या उनका मिस स्टेप था कि जिसकी वजह से आप ये कहने पर मजबूर हो गए कि जी नाकाबिल तलाफी नुकसान। जी, पहली बात तो यह है कि नाकाबिल तलाफी नुकसान इसको तहरीक इंसाफ ने खुद बनाया है। इमरान खान साहब ने जिस शद्दोमत के साथ ये आखिरी कॉल, फाइनल कॉल का नारा लगा के, तो जो ऑप्टिक्स मैनेजमेंट जिसकी तहरीक इंसाफ जो है हमेशा से एक उनकी एक स्पेशलिटी थी, इस कस्म में उनको कमाल हासिल था। ये अपने नैरेटिव को, अपने बयानात को, उनकी मैनेजमेंट करना, अपनी जो उनके जो जितने अमल हैं सियासी, उनको बड़े उनके ऑप्टिक्स थे। तो वो उसी के तहत इन्होंने इसको भी बहुत मुबालगा रही बरती, और डू और डाई जब कह दिया तो आपने खुद तजवीज़ कर दिया कि या मारेंगे मर जाएंगे। फिर कफन बांध के जब निकलने का आपने कहा तो आपने बहुत बड़ा एक पूरी कौम के सामने लाइव या टीवी आपको बार बार दिखा रहा है, इसका मतलब है आपने को बहुत बड़ा एक मुआहिदा किया कौम के साथ सामने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कि हम अब आपको या हम रहेंगे या हुकूमत रहेगी जो आज का हुक्मरान है। तो जाहिर है कि अगर वो हुकूमत मौजूद है तो तहरीक इंसाफ को कम से कम कुछ देर के लिए समझाना, रीग्रुप करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मुझे अगर इजाजत है मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, फौरन आएंगे दोबारा। एक और बहुत अहम सवाल कि हुकूमत ने एहतजाज किए, कहते हैं ना कि मुज़ाकरात की हुकूमत ने कहा है कि हमने दरवाजे बंद कर दिए, क्या हुकूमत की सही हिकमत अमली है? हम बात करते हैं नियाज़ी साहब से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद हमारे खुसूसी मेहमान मोहतरम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। इनसे ज़रा बात हो रही थी कि जी PTI ने क्या गलती की, क्या उनसे मिसस्टेप हुआ। जी, जो 26
की रात है उसमें जो एक तज़हीक आमेज़ जो तरीके से तहरीक इंसाफ वहाँ से निकली है या कैपिचुलेट की है, वो 2-3 दिन में जो उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी, वो उन्होंने जो की हुई थी उसको इतनी जल्दी पंक्चर हो जाए या डिफ्यूज़ हो जाए, ये बड़ा एक उनके लिए एक बड़ा सानिया रहेगा तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अर्सा। लेकिन मैं इसके साथ एक हाइपोथेटिकल चीज़ भी अटैच करता हूँ। मेरे ख्याल में जो जितना मैं कोई इमरान खान साहब को जांच परख सकता हूँ, तो उन्होंने ये जो कॉल दी है वो मैं पहले दिन ही तब से बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कॉल 2 प्रेशर में दिया है। एक तो ये उन्होंने देखा है कि, और बिल्कुल सही देखा है, ये उनकी अजम्पशन है कि मैं पाकिस्तान की तारीख का या आजकल के दिनों का मैं मकबूल तरीन लीडर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान की अवाम जो है एक कसीर तादाद में जौक दर जौक मेरे साथ है, और मैं जेल में हूँ, और ये अनहोनी हो रही है। उनका ख्याल है कि जब, और ये मैंने देखा था भुट्टो साहब की मैं किताबें यहाँ पढ़े ना, उन्हें ये मिल जाएगा, उनको भी यही था कि जी ये कैसे मुझे ज़ौल हक रख सकता है जब मेरी इतनी पब्लिक सपोर्ट है। ये उस वक्त की किताबों की मैं जब जाएंगे, मैं तो खैर चलता फिरता गवाह हूँ उस वक्त का, क्योंकि मैं पार्टिसिपेंट था एक्टिविटी में। और दूसरे इमरान खान साहब के सामने जो चीज़ आई वो ये थी कि उन्होंने उनका इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लें कि जैसे कि जो उनकी क़यादत बैर फिर रही है, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से घड़ी है, बनाई है, तराशी है, उनका पार्टी प्रेसिडेंट, KP का वज़ीर आला, उनका ख्याल था कि ये लोग फ़ौज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और वो जो लोग हैं वो इसलिए बाहर नहीं निकल रहे कि मेरे जो क़यादत है कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इस दफ़ा उन्होंने जो नई चीज़ ट्राई की वो ये की कि उन्होंने अपनी बेगम अपनी बहन के ज़रिए ऐलान करवाया, और उनको मेरा ख्याल है किसी ने किसी मौके पे कहा होगा, इसका अदा किया है मुख्तलिफ उसमें। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जब बाहर निकल के कहेंगे या ये कहेंगे तब हम मानेंगे, यानी कि ये बात भी इमरान खान ने पैकेज दी होगी कि तुम मानना नहीं अगर मैं भी तुम्हें कहूँ। तो ये इसमें उन्होंने ये इस तरह की पॉलिसी जो होती है ना, इस तरह ही आप तरतीब देते कि आपने क़यादत, अदम-ए-एतमाद, ट्रस्ट डेफिसिट, और एक ये है कि जी आप बड़े अहम नुकात उठाए आपने की जो ऑब्जेक्टिव। जी मैं चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है, हम नुकता आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आपकी राय बहुत जरूरी है उस पर कि हुकूमत कह रही थी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, PTI भी कोई लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। क्या ये ज़माने में पनपने की बातें हैं? क्या मतलब है वक्त नहीं आ गया कि ज़रा बैठ जाएं, कोई कुछ ले और दे, कहते हैं गिव एंड टेक से मामला को तय करें? पहली बात तो वो कहते हैं ना शर्म में क्या शर्म है, लेट्स बी रियलिस्टिक जी कि हुकूमत जो है ना वो ऐसा फसाड है। असल झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का है। एक बात मेरी नोट कर लें, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान को 3 मुद्दों में कोई सहूलत नहीं देगी। पहली 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, दूसरी 26वीं आईनी तरमीम, और तीसरी इमरान खान की रहेगी। ये वो 3 चीज़ें जिसके लिए उन्होंने, बल्कि इमरान खान साहब जो है के लिए ही, या उनको जिसको कहना चाहिए कि अपने निज़ाम को उसके ऊपर नाफिज करने के लिए उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन कराया इज़्ज़त सादात खर्च करके। फिर उन्होंने ये 26वीं तरमीम की, 2-3 महीने जो उन्होंने इसके ऊपर लान तान हुई, और जो इसमें प्रेशर आया, और जो बयानात आया, जो उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, इसके बाद तो ये खाम ख्याली होगी किसी भी आदमी की कि वो आसानी से कह देंगे अच्छा जी हम बड़े मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने हैं इमरान खान साहब ने, मुज़ाकरात करने थे इमरान खान को। इमरान खान साहब को ये समझ जाना चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वन साइडेड होते हैं। अभी बात नोट कर ले, जब भी होंगे सूरत दीगर, हाँ अगर कोई पूरा निज़ाम या पूरा रियासत जो है वो जो है जिसको कहना चाहिए तितर बितर हो जाए, ये सिंपली जो फॉल्स अपार्ट, जो कि दूसरी सूरत हाल उसको छोड़े एक तरफ रखें, तो मुज़ाकरात इमरान खान को रखने हैं। उन्हें बताना है जी। अब होता क्या है कि इमरान खान साहब को जितने मुज़ाकरात की स्पेस मिलती है उस वक्त वो इनकार कर देते हैं, साल बाद वो तो मान लेते हैं जो 1 साल पहले नहीं दे रहे होते, दुरुस्त, और फिर ना ही साथ में नहीं, और बहुत जी पानी तब पुलों के नीचे गुजर मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी। न्याज़ साहब वो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन बात यही कि मामला जो हैं बिलाखिर आखिरी तज्ज़िये में जाके मुज़ाकरात ही से हल होने, और जितना पाकिस्तान में सियासी इंतशार रहेगा, दम इस्तेकाम रहेगा, उससे नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तानियों का है। तुम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो हमारे
कहते हैं ना कि फ़ैसला साज हैं और जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे और सही फ़ैसला करने की ताकत अता फरमाए। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।